यदि आप प्रगति पथ से कोई पेड कंटेंट लेना चाहते हैं, पथ पब्लिकेशन की बुक लेना चाहते हैं, जैसे बीएड एमसीक्यू की बुक लेना चाहते हैं, ये आपको दिख रही है, या फिर आप हमसे असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं, या फिर बीएड के किसी प्रकार के नोट्स लेना चाहते हैं, डिग्री डिप्लोमा या कुछ जो भी आपको रिक्वायरमेंट है जो यहाँ पर लिखा हुआ है पे हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर इस पर फोन। जल्दी से इस वीडियो में आप चाहे ऑटो में बैठे हो, कॉलेज में हो, कहीं क्वेश्चन निकलेंगे, बस खाली इत्मीनान से कॉन्सेंट्रेट होकर सुन लो, एकदम सरल शब्दों में समझा दूंगा। देखो, मुस्लिम धर्म में प्राथमिक शिक्षा जो दी जाती थी वो कहाँ दी जाती थी? मस्जिद में नहीं दी जाती थी, महताब कुछ होता नहीं, मकतब होता है, उपनयन संस्कार वैदिक काल से जुड़ा हुआ है, तो ये इस्लाम से जुड़ा नहीं है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मकतब हो जाएगा। क्लियर है? बस खाली समझते चलना है, आंसर आ सकता है। खानकाहों और बंदरगाहों में शिक्षा दी जाती थी, तो वो मुस्लिम धर्म में या इस्लाम धर्म में दी जाती थी। क्लियर है? उसके बाद में और देख लो, मुस्लिम शिक्षा की व्यवस्था में जो बच्चे की शिक्षा का प्रारंभ होता था वो किस संस्कार में होता था? तो ये बिस्मिल्लाह खानी संस्कार था। जैसे वैदिक संस्कार में उपनयन है, समावर्तन भी वैदिक का है, विद्या आरंभ भी वैदिक का है, मकतब एक विधि है, एक संस्कार की विधि है जिसमें बच्चे की स्टार्टिंग, जैसे काल में सबसे पहले विद्या आरंभ होता है, ऐसे इस्लाम में मकतब होता है। ये ठीक है, पहला वाला। बट ये जो बात बोली गई है कि मुस्लिम शिक्षा की व्यवस्था में बच्चे की शिक्षा का प्रारंभ किस में होता है? तो वो बिस्मिल्लाह खानी में होता है। ठीक है, अब आप पूछेंगे मकतब में क्यों नहीं होता? मकतब में शिक्षा नहीं प्रारंभ होती, मकतब में बच्चे को संस्कार सिखाया जाता है और उसको आयतें पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप एक चीज़ ये भी कह सकते हो कि प्राथमिक शिक्षा की जो शुरुआत है वो बिस्मिल्लाह खानी से है बात, या आप कह सकते हैं कि बच्चा कुछ सीखने के लिए तत्पर होना शुरू होता है वो मकतब में होता है। ये दो चीज़ याद रखना। ठीक है, अब जिसको कुछ नहीं समझ में आया वो बस इतना समझ लो कि बिस्मिल्लाह खानी प्राथमिक शिक्षा देगा। किसके लिए? मुस्लिम धर्म में या इस्लाम धर्म में। उसके बाद इसके अलावा कुछ पूछे तो आपको मकतब लगा के आना है। अब तो समझ में आया ना? कंफ्यूज नहीं होना, एकदम प्यार से समझना है। उसके बाद बिस्मिल्लाह खानी संस्कार में प्रवेश करते समय क्या होना चाहिए? एज बच्चे की 4 साल 4 महीना 4 दिन होना चाहिए। और ऐसे ये प्राथमिक का टाइम है उनके। ऐसे ही अपने वैदिक काल में क्या बताया गया? प्राथमिक के लिए 5 साल, बौद्ध में कितना बताया गया? 5 साल। तो ये 5 वैदिक में, 5 बौद्ध में, और इनके यहाँ 4 साल 4 महीना और 4 दिन। क्लियर है? मुस्लिम शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा के पश्चात बच्चे का प्रवेश होता है तो वो मदरसा में होता है। तो प्राथमिक शिक्षा के पश्चात, बात समझ रहे हो? यानी बिस्मिल्लाह खानी संस्कार के बाद कहाँ प्रवेश होगा? मदरसे में होगा, ना कि मकतब में होगा। मकतब मैंने आपको बताया, मकतब आयत पढ़ाई जाती है, मतलब स्टार्टिंग कराई जाती है बच्चे की। जैसे बच्चा किंडरगार्टन में जाता है अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिज्म, ऐसे यहाँ पे मकतब होगा। आप मकतब को किंडरगार्टन से समझ सकते हो। ठीक है, उसके बाद काबिल, फाजिल, आलिम, ये सब उपाधि तो इसके नाम से ही क्लियर है, इस्लाम धर्म में ही ये उपाधि मिलती है, बौद्ध वैदिक में मिलती नहीं। मकतब का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? अब यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ों का शाब्दिक अर्थ आपको समझा दे रहा हूँ। पहले तो मकतब का शाब्दिक अर्थ देख लो। तो मकतब का जो शाब्दिक अर्थ होता है, वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे सब होगा, बट शाब्दिक अगर पूछ लिया जाए तो लिटरली मीनिंग पूछी जाए तो जहाँ बालक को पढ़ाना लिखाना सिखाया जाए, मतलब स्टार्टिंग कराई जाए, वो मकतब है। अब यहाँ पर बहुत कुछ सीख लो। देखो, वैदिक काल में कुछ चीजों का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। जैसे विद्या आरंभ का मतलब है विद्या आरंभ करना, बच्चा विद्या की स्टार्टिंग करता है। ठीक है, उसके बाद में समावर्तन संस्कार वैदिक में होता है, जिसका मतलब होता है घर लौटना। मैंने आपको बताया, देखो जब बच्चा गृहस्थ में प्रवेश करता है, मतलब युवक हो जाता है, तो उसके पहले उसका समावर्तन होता है। तो आपसे अगर एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछे कि विद्या आरंभ का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो विद्या को आरंभ करना। ठीक, और उसके बाद में वैदिक काल में ही पूछे समावर्तन संस्कार का क्या मतलब है, तो घर लौटना। उपनयन का क्या मतलब है? उसका मतलब है पास आना। टू बात बौद्ध धर्म में अगर आपसे पूछे कि उपसंपदा और पब्जा, तो पब्जा का मतलब होता है घर का त्याग करना, घर से बाहर निकलना, घर का परित्याग करना, ये होता है। उपसंपदा का मतलब होता है उपदेश देना और संघ का स्थायी सदस्य बनना बौद्ध काल में। और यहाँ पे मैंने आपको मकतब का बता दिया, बिस्मिल्लाह खानी का बता दिया, ठीक है, और मदरसा का बता दिया। अब एक बार फिर से समझ लो, मकतब क्या है? बच्चे की स्टार्टिंग एजुकेशन है, आयत पढ़ेगा, पढ़ाना लिखाना ये सब होगा, मतलब जैसे स्लेट दे देंगे ऐसे चौक से लिखेगा, मतलब एक स्टार्टिंग समझो। उसके बाद मकतब के बाद में बिस्मिल्लाह खानी होगी जो प्राथमिक शिक्षा के, उसके बाद में मदरसा होगा जो प्राथमिक शिक्षा के बाद का टाइम होगा। क्लियर है? इतना में से कुछ ना कुछ पूछेगा, चाहे वो वैदिक धर्म से विद्या आरंभ, समावर्तन, उपनयन पूछ ले, या बौद्ध काल से फिर आपको पूछ ले उपसंपदा, या फिर इस्लाम
इस्लाम धर्म से मकतब पूछ ले, बिस्मिल्लाह खानी पूछ ले और मदरसा पूछ ले। तो इतना मैंने आपको एग्जैक्टली बता दिया। ये जो इब्न बतूता थे एक लेखक थे, ठीक है। तो इन्होंने किसके बारे में वर्णन किया है? मदरसा के बारे में वर्णन किया है, ना कि मकतब, खानका, ये सब कुछ नहीं, ठीक है। फिलॉसफी शब्द उत्पत्ति, देखो फिलॉसफी की शब्द जो है वो ग्रीक भाषा से हुई है, एक फिलॉस से हुई है और उसके बाद सोफी से हुई है। उसका क्वेश्चन भी नीचे मैं लगा दिया हूं, ये भी पूछा सकता है। तो इसका ज्ञान अनुराग और ज्ञान का प्रेम ये दोनों होता है, ऐसे लिख के आता है, और या तो ये या तो ये। तो अगर दोनों आता है तो सभी लगा के आना, ठीक है, ये देख लो। उसके बाद दर्शन ऐसी जटिल समस्याओं का कठिन, अनुशासित तथा सावधानी से किया गया विश्लेषण है जिनका मानव ने कभी अनुभव किया हो। यह असल में कथन किसका है? ये हेंडरसन का कथन है, ना कि पेज, प्लाटो, ओटाबे इनका नहीं है, हेंडरसन का है, ठीक है। उसके बाद संसार का प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक होता है, ये कथन जो है शोपेनहावर का है, और हावर जो लिखा जाएगा वो ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक लिखा है, तो शोपेनहावर का है, ना कि मैकेंजी और हेंडरसन का है। उसके बाद में आदर्शवाद के प्रतिपादक कौन है? तो आदर्शवाद के जो प्रतिपादक हैं बच्चों, देखो जनक अगर पूछा जाए तो वो तो प्लेटो हो जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही दिया। बट ये डेकार्टे, कांट हो गए, और उसके बाद ये जो प्लेटो है, बर्कले, ये सभी आदर्शवाद में आते हैं। तो अगर ये पूछे कि इनमें से कौन आदर्शवादी है, तो डेकार्ट हो गए, प्लेटो हो गए, बर्कले हो गए, कांट, ये सभी हैं। बट किसने पहले दिया? तो प्लेटो ने सबसे पहले दिया, और फादर भी प्लेटो ही हैं। बात समझ में आई? और हैं बाकी ये लोग। उसके बाद इनमें से आदर्शवादी नहीं है, तो ये सब आदर्शवादी हैं। ये सभी लोग क्या हैं? आदर्शवादी हैं। स्पिनजोआ, फिक्टे, हीगल, स्पेन, हार्बर, ये हीगल सभी लोग, ये सब क्या हैं? आदर्शवादी हैं। क्लियर है आपको? अब बहुत जगह आपको मिलेगा कि ये लोग जो है आदर्शवादी के साथ प्रयोजनवादी भी हैं। तो भाई इन लोगों ने एक थ्योरी के अलावा कई थ्योरी पर काम किए हैं। जैसे हीगल जो है उसमें प्रैग्मेटिज्म में भी आते हैं, ठीक है। बट इसको अपने हिसाब से देखते रहना है, एलिमिनेशन में काम करना है, क्योंकि इन लोगों ने एक थ्योरी की जगह कई सिद्धांतों में घुस घुस के काम किया है। फिर आइडियलिज्म का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो वो होता है विचार करना, एकदम सीधा सा समझ लो। तर्कवाद किसने दिया? हीगल ने दिया। जैसे बिहेवियरिज्म में जॉन डुई चले जाएंगे, इस तरह से। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे होगा विचारवाद। आइडियलिज्म को तोड़ोगे तो उसमें भी आइडिया और लिज्म निकलता है, मतलब विचार और वाद निकलता है। ये बात समझ गए? उसके बाद आदर्शवादी क्या नहीं मानते? तो वो भैया भौतिकता को नहीं मानते, बाकी वैचारिकता को मानते हैं, आध्यात्मिकता को मानते हैं। तो ये दोनों यहाँ पे सही होगा, ठीक है। उसके बाद में लेकिन पूछा गया है क्या नहीं मानते हैं, तो ये सही होगा, भौतिकता। उसके बाद प्रश्नोत्तरी विधि किसने दिया? सुकरात ने दिया। संवाद विधि किसने दिया? प्लेटो ने दिया। ध्यान से देख लो। आगमन निगमन दोनों विधि किसने दिया? अरस्तु ने। तर्क विधि हीगल ने। निर्देश विधि हर्बर्ट ने। खेल विधि फ्रॉबेल ने। आवृत्ति और अभ्यास की जो विधि है वो पेस्टोलॉजी ने। आदर्शवाद बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं देता, ये याद रखना। ये बोलते हैं बच्चे को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं देनी है। प्रकृतिवादी बच्चे को पूर्ण स्वतंत्रता देता है, वो बोलता है खुद करने दो उनको। बात समझ में? इसीलिए ये पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि पुस्तकीय ज्ञान का कौन विरोध करता है, तो प्रकृतिवादी करते हैं। आदर्शवादी बच्चे को स्वतंत्र नहीं छोड़ते। उसके बाद स्वतंत्र का मतलब वो बहुत उनको थोड़ा सा अनुशासन में रखते हैं। बात समझ रहे हो नहीं? जैसे क्लास में कुछ टीचर होते हैं नहीं कि जो है डांटते फटकारते रहते हैं, तो प्रकृतिवादी ये बोलते हैं कि कभी डांटना नहीं है, मतलब ये दमनात्मक विधि के बहुत ही जो है विरोध करते हैं। बट आदर्शवादी बोलते हैं कि बच्चे को सीधा सीधा सेंटेंस लिखा गया है कि बच्चे के कल्याण के लिए, ठीक है, अगर उनको दंड भी दिया जाए, जैसे ये देखो यहाँ लिखा हुआ है कि गुरु को भी कल्याण की कामना से बच्चे को दंड दिया जा सकता है, मतलब दंड के ये समर्थक हैं कौन? आदर्शवादी। तो ये सेंटेंस देख लो। उसके बाद में प्रकृतिवादी बच्चे को पूर्ण स्वतंत्रता देते हैं, आदर्शवादी प्रभावात्मक अनुशासन। ये पक्का एग्जाम में आ सकता है। आदर्शवादी प्रभावात्मक अनुशासन को अधिक श्रेयस्कर समझते हैं। प्रभाव मतलब कि थोड़ा दंड भी देने का बात करते हैं। बट मुक्तयात्मक अगर पूछ लिया जाए, मुक्तयात्मक करके पूछा जाए तो वो प्रकृतिवाद हो जाएगा। ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, आ सकता है, आपको सीधा लगाना है। आदर्शवादी प्रभावात्मक अनुशासन पे ध्यान देते हैं और प्रकृतिवादी मुक्तयात्मक अनुशासन पर ध्यान देते हैं। क्लियर है? उसके बाद में आदर्शवादी बालकों को प्रोत्साहित करने के लिए किसी पुरस्कार का सहारा नहीं लेते। जैसे मान लो कि इन्फोर्समेंट थ्योरी है स्किनर की, वो बोलते हैं पुरस्कार दोगे तो बच्चा और अच्छे से काम करेगा। बट आदर्शवादी बोलते हैं पुरस्कार ये सब मत लगाओ, मतलब सीधा समझो ये पुरस्कार के समर्थक नहीं है। स्किनर पुरस्कार के समर्थक हैं, व्यवहारवादी पुरस्कार के समर्थक हैं, आदर्शवादी
नहीं है। और ये गुरु को कल्याण वाला मैंने बताया कि ये थोड़ा दंड देने के भी बात करते रहते हैं। आदर्शवाद में बालक की अपेक्षा शिक्षक को अधिक महत्व दिया गया है, जबकि और जैसे व्यवहारवाद है, प्रयोगवाद है और ये आपका प्रयोजनवाद है, मतलब नाम तो सबके एक ही हैं, प्रयोजनवाद के ही सारे नाम हैं, तो वहाँ पे बालक को चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की है। नेचुरलिज्म में चाइल्ड सेंटर्ड प्रकृतिवाद में चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की है। प्रयोगवाद, प्रयोजनवाद, ये जो मैं बता रहा हूँ यहाँ बाल केंद्रित शिक्षा की बात हुई है, बट आदर्शवाद में बाल केंद्रित शिक्षा की बात नहीं हुई है। यहाँ पे टीचर सेंट्रिक हुआ है, शिक्षक को महत्व दिया गया है। और ये सत्यम शिवम सुंदरम, ये 3 लाइन किसने बोला है? आदर्शवादियों ने, और एग्जैक्टली ये प्लेटो का ही लाइन है। तो इतना क्वेश्चन देख लेना, इसमें से बहुत ज़्यादा कुछ आने की संभावना है। बिल्कुल सरल शब्दों में मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद कोई कंफ्यूजन होता है तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखो। आपका पेपर शुरू होने से पहले मैं कमेंट को देख रहा हूँ, आपके पेपर शुरू होने तक मैं कमेंट का जवाब दूंगा।